ईस्टर के हफ्ते का दूसरा दिन था। हवा गर्म थी, आसमान नीला था, सूरज ऊंचाई पर था, गर्म, चमकदार और तेज। लेकिन मेरा मन बहुत भारी था। मैं जेल की बैरकों के पीछे धीरे धीरे टहल रहा था। मैं जेल की मोटी लकड़ी की बाड़ को ढूंढ रहा था, उसके खंभों को गिनने लगा था। लेकिन मेरा मन गिनने का भी नहीं हो रहा था, जबकि यह मेरी पुरानी आदत थी। ये जेल की छुट्टियों का दूसरा दिन था। कैदियों को बाहर काम पर नहीं ले जाया जा रहा था। कई लोग नशे में धुत थे। हर कोने में गालियां और झगड़े शुरू हो रहे थे। घिनौने बेहुदा गाने गाए जा रहे थे और ताश के खेल चल रहे थे लकड़ी के पलंगों के पास। कुछ कैदी जो बहुत ज्यादा हिंसा के लिए अपने ही साथियों के हाथों सजा पाए थे, वो अधमरी हालत में पलंग पर पड़े थे। भेड़ की खाल से ढके हुए थे, जब तक होश में ना आ जाए। चाकू भी कई बार निकल चुके थे। इन 2 दिनों की छुट्टी ने मुझे बीमार कर दिया था। ये सब देख देख कर मेरा सिर फटने लगा था। वैसे भी मैं नशे में धुत लोगों की आवाज और गंदगी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, खासकर इस जगह पर। इन दिनों तो जेल के अफसर भी जेल के अंदर नहीं आते थे, ना तलाशी लेते थे, ना शराब ढूंढते थे। उन्हें पता था कि साल में एक बार इन गिरे हुए लोगों को भी कुछ खुशी की छूट देनी ही पड़ेगी, वरना हाल और भी बुरा हो जाएगा। आखिरकार मेरे अंदर अचानक एक गुस्से की आग भड़क उठी। एक राजनीतिक कैदी जिसका नाम एम था मुझे मिला। उसने मुझे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में आग थी, होठ उसके कांप रहे थे। उसने दांत भींच कर कहा, मैं इन डाकुओं से नफरत करता हूं, और फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। मैं फिर से जेल के वार्ड में लौट आया। हालांकि सिर्फ 15 मिनट पहले ही मैं वहां से ऐसे भागा था जैसे पागल हो गया हूं। उस समय 6 ताकतवर आदमी एक साथ टूट पड़े थे उस नशे में धुत तातार गाजिन पर। उसे काबू में करने के लिए उसे पीटना शुरू कर दिया था। वे उसे बेहुदा तरीके से पीट रहे थे, ऐसे थपेड़े जैसे किसी ऊंट को भी मार डालें। लेकिन उन्हें पता था कि ये गाजिन कोई आम आदमी नहीं था। ये तो जैसे कोई हरकुलिस था, जिसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था। इसलिए वे बेफिक्री से पीटते रहे। अब जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि कमरे के सबसे कोने वाले पलंग पर गाजिन बेहोश पड़ा था, जैसे उसमें जान बाकी ही नहीं बची हो। वो भेड़ की खाल से ढका हुआ था और सब लोग उसके पास से चुपचाप निकल रहे थे। सबको उम्मीद थी कि वह सुबह तक होश में आ जाएगा, लेकिन अगर किस्मत साथ न दे तो ऐसी पिटाई से उसकी जान भी जा सकती थी। मैं अपने उसी पुराने कोने में पहुंच गया जहां खिड़की में लोहे की जाली थी। मैं पीठ के बल लेट गया, हाथ सिर के नीचे रख लिया और आंखें बंद कर ली। मुझे इस तरह लेटना अच्छा लगता था। जो सोता हुआ दिखता था उसे कोई तंग नहीं करता, और इसी बहाने सोचने या कुछ सपने देखने का मौका मिल जाता था। लेकिन उस दिन मैं कुछ भी नहीं सोच पाया। दिल बेचैन था, धड़कन तेज चल रही थी। एम की वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मैं और क्या बताऊं अपने उन दिनों के बारे में। आज भी जब कभी नींद में वो दिन याद आते हैं तो वो सबसे दुखद सपने होते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आज तक कभी खुलकर जेल की जिंदगी के बारे में नहीं लिखा। हाउस ऑफ डेड जो मैंने 15 साल पहले लिखा था, वो एक काल्पनिक आदमी की कहानी थी। एक ऐसा अपराधी जिसने अपनी बीवी की हत्या की थी। वैसे चलते चलते ये बता दूं कि आज भी बहुत लोग मानते हैं कि मुझे मेरी बीवी की हत्या के जुर्म में सजा हुई थी, और कई तो अब भी यही सोचते हैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलता चला गया और धीरे धीरे पुरानी यादों में खोने लगा। जेल के 4 सालों में मैं बार बार अपना बीता हुआ पूरा जीवन याद करता था। ऐसा लगता था जैसे यादों में फिर से सारी जिंदगी जी रहा हूं।
ये यादें खुद ब खुद सामने आ जाती थी। मैं जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाता था। कभी कभी कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी चीज़ जो पहले ध्यान भी नहीं जाती थी, वो अचानक दिमाग में आती और फिर धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर बन जाती, एकदम साफ और पूरी। मैं उन यादों को समझाता, समझता, उनके अंदर की बातें पकड़ता और जो कभी हुआ था उसमें अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ता, उसे ठीक करता। उसे बार बार ठीक करना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अचानक मुझे अपने बचपन की एक ऐसी बात याद आई जो शायद मैं पूरी तरह भूल गया था। उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था। वो एक बहुत ही मामूली सा पल था जो पहले कभी ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन उस वक्त मैं अपने बचपन की यादों में बहुत खोया रहता था। हमारे गांव वाले घर में अगस्त का महीना था। दिन सूखा चमकदार था, लेकिन थोड़ा ठंडा और हवा वाला। गर्मी जा रही थी और जल्द ही हमें मास को लौटना था, जहां सारा सर्दी का मौसम बोरियत भरे फ्रेंच के लेसन्स में बीतता था। गांव छोड़ने का बहुत दुख हो रहा था। मैं खलिहान के पास से गुजरा और नीचे खाई की तरफ चला गया। खाई के दूसरी ओर घनी झाड़ियों का एक जंगल था जो पास के पेड़ों तक फैला था। मैं उन झाड़ियों के बीच घुस गया, तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी। कोई किसान खेत जोत रहा था। वो मुझसे करीब 30 कदम की दूरी पर था। मुझे पता था कि वो एक खड़ी चढ़ाई पर हल चला रहा है। घोड़ा मुश्किल से चल रहा था और बीच बीच में किसान की आवाज़ आती थी, हटो हटो। मैं हमारे ज़्यादातर किसानों को जानता था, लेकिन ये कौन था मैं नहीं जानता था। और सच कहूँ मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैं तो अपने ही काम में मगन था। मैं झाड़ियों से अखरोट के पतले डंडे तोड़ रहा था जिनसे मैं मेंढकों को मारता था। अखरोट की लकड़ी की छड़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन टिकती नहीं। बिरच यानी सफ़ेदे की छड़ियाँ उल्टी होती हैं, टिकाऊ होती हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे कीड़े मकोड़े बहुत पसंद थे। मैं उन्हें इकट्ठा करता था। कुछ तो बहुत सुंदर लगते थे। मुझे वो लाल पीली फुर्तीली छिपकलियाँ भी बहुत पसंद थीं जिन पर काले धब्बे होते हैं, लेकिन सांपों से मुझे बहुत डर लगता था। हालांकि सांप बहुत कम मिलते थे, छिपकलियाँ ज़्यादा थीं। वहाँ ज़्यादा मशरूम नहीं थे। मशरूम लाने के लिए तो हमें सफ़ेदे के जंगल में जाना पड़ता था और मैं वहाँ नहीं जाने वाला था। इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा जंगल ही पसंद था। मशरूम, जंगली बेर, कीड़े, चिड़िया, साही, गिलहरियाँ और सूखे पत्तों की वो गीली सी खुशबू जो मुझे सबसे ज़्यादा भाती थी। अभी जब मैं लिख रहा हूँ, मुझे फिर से हमारे सफ़ेदे के जंगल की वही महक आ रही है। ये यादें मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगी। और तभी एकदम सन्नाटे में, अचानक उस गहरे सन्नाटे में एक साफ तेज आवाज गूंजी, भेड़िया। मैं जोर से चीख पड़ा और डर से पागल होकर चिल्लाता हुआ खेत की तरफ भागा, सीधे उस किसान की तरफ जो हल चला रहा था। वो हमारा किसान मारे था। मुझे नहीं पता ऐसा नाम सच में होता है या नहीं, लेकिन सब लोग उसे मारे ही कहते थे। वह छोटा सा मजबूत शरीर वाला करीब 50 साल का आदमी था, जिसकी भूरी और फैली हुई दाढ़ी में काफी सफेद बाल भी थे। मैं उसे पहचानता था, लेकिन उससे कभी ठीक से बात नहीं हुई थी। जैसे ही उसने मेरी चीख सुनी, उसने घोड़ा रोक लिया। मैं हाफते हुए एक हाथ से उसके हल को और दूसरे हाथ से उसकी आस्तीन को पकड़ लिया। उसने मेरी हालत देखी। मैं बुरी तरह डरा हुआ था। वहाँ भेड़िया है, मैं चिल्लाया हाँफते हुए। उसने सिर उठाया और एक पल के लिए सच में इधर उधर देखने लगा, जैसे मान ही लिया हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। कहाँ है भेड़िया? चीख किसी ने चिल्लाया। भेड़िया, मैं कांपती आवाज में बोला। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो भेड़िया, ये सब तेरा वहम है। यहाँ भला भेड़िया कैसे आएगा? उसने कहा मुझे दिलासा देते हुए। लेकिन मैं पूरे बदन से कांप रहा था और अब भी उसकी कमीज पकड़े हुए था।
शायद मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह मुझे देखकर हल्की सी बेचैनी भरी मुस्कान देने लगा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अरे रे, डर गया तू, ओहो हो। उसने सिर हिलाया और बोला, चल बेटा चल छोटे, ओह आओ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा। चलो चलो, कुछ नहीं, भगवान तेरे साथ है, खुद पर क्रॉस बना ले। लेकिन मैंने खुद पर क्रॉस नहीं बनाया। मेरे होठों के कोने फड़क रहे थे और शायद वही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। उसने अपनी मोटी मिट्टी से सनी काली नाखून वाली उंगली से धीरे से मेरे कांपते होठ को छुआ। ओहो, उसने धीरे से माँ जैसी मुस्कान के साथ कहा, क्या हो गया छोटे, क्या बात है, चलो कुछ नहीं हुआ। अब जाकर मुझे समझ आया कि कोई भेड़िया नहीं था। जो मैंने सुना था वो सिर्फ मेरे मन का धोखा था। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं पहले भी एक दो बार ऐसी साफ आवाजें सुन चुका था, हालांकि वो सब मेरी कल्पना ही होती थी। बड़े होने पर ये भ्रम खुद ही चले गए। तो अब मैं चलूं? मैंने धीरे से उसकी ओर देखा, थोड़ा डरते हुए पूछा। हाँ हाँ जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए देखता रहूंगा, भेड़िया तुम्हारे पास नहीं आएगा। वह अब भी उसी माँ जैसी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। भगवान तुम्हारे साथ हो, चलो दौड़ो अब। और फिर उसने मेरे ऊपर अपने ऊपर क्रॉस का निशान बनाया। मैं चलने लगा, लेकिन हर 10 कदम पर पीछे मुड़कर उसे देखता रहा। मारे वहीं खड़ा रहा अपनी घोड़ी के साथ, और जब भी मैं मुड़ा वह मुझे देखकर सिर हिलाता रहा। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि उसने मुझे इतने डरे हुए देख लिया, लेकिन फिर भी मैं अब भी भेड़िए से डर रहा था। जब तक कि मैं खाई के किनारे वाले पहले गोदाम तक नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरा डर पूरी तरह चला गया, और तभी हमारा आंगन का कुत्ता वोल्क्लो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अब मुझे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हुआ। मैंने आखिरी बार मारे की तरफ देखा। चेहरा साफ तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे लगा कि वह अब भी सिर हिलाकर प्यार से मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसने भी हाथ हिलाया और फिर अपनी घोड़ी को हाँका। हटो हटो, उसकी वही पुरानी आवाज फिर से दूर से सुनाई दी, और घोड़ी फिर से हल खींचने लगी। ये सब मुझे अचानक बहुत बारीकी से याद आ गया, पता नहीं क्यों। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठा प्लेटफॉर्म वाले पलंग पर, और मुझे याद आया मैं चुपचाप मुस्कुरा रहा था, अपने ही यादों में खोया हुआ। मैं कुछ पल और वहीं बैठा रहा, उन यादों में डूबा हुआ। उस दिन जब मैं घर लौटा, मैंने मारे वाले उस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और वैसे भी वो कोई बड़ी घटना भी नहीं थी। कुछ ही समय में मैंने मारे को पूरी तरह भूल भी गया। फिर जब भी बाद में कभी उससे मुलाकात होती, मैंने कभी उससे भेड़िया की बात या कुछ और भी नहीं कहा। और अब 20 साल बाद साइबेरिया में वो मुलाकात अचानक इतनी साफ साफ हर छोटी बात के साथ याद आ गई। इसका मतलब वो याद मेरे दिल में कहीं छुपी हुई थी, बस मुझे खुद ही पता नहीं था। और जैसे ही जरूरत पड़ी वो याद अपने आप ऊपर आ गई। मुझे याद आया वो गरीब गुलाम किसान की कोमल माँ जैसी मुस्कान, कैसे उसने मुझे क्रॉस का इशारा किया था और सिर हिलाया था। ओहो ओहो, डर गया तू छोटे। और सबसे ज्यादा मुझे याद आ रहा था वो मोटा मिट्टी लगा हुआ उंगली वाला हाथ, जिससे उसने मेरे कांपते होठ को बड़े प्यार और डरते डरते छुआ था। ये कुछ अलग ही था। बिल्कुल सच है कि अगर कोई बच्चा डर जाए तो कोई भी आदमी उसे चुप कराएगा, लेकिन उस पल में कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे मैं उसका अपना बेटा हूं। इतनी मोहब्बत से उसने मुझे देखा था, लेकिन क्यों? वो हमारा गुलाम था और मैं उसका छोटा मालिक। न कोई उसे देख रहा था, न किसी ने सुना कि उसने मेरे लिए क्या किया, न किसी ने उसे इनाम देना था। शायद उसे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये एक अकेली मुलाकात थी वीरान खेतों में,
और शायद ऊपर से सिर्फ भगवान नहीं देखा होगा कि कैसे उस अशिक्षित सादा रूसी किसान के दिल में कितनी गहराई, इंसानियत और नरमी थी। एक ऐसी नरमी जो लगभग औरत जैसी कोमल थी, जबकि उस किसान को न आज़ादी का कोई ख्वाब था, न उसका कोई मतलब पता था। शायद यही बात कॉन्स्टेंटीन कहना चाहते थे जब उन्होंने हमारे किसानों के दिल में छिपे संस्कार की बात की थी। जब मैं पलंग से नीचे उतरा और चारों ओर देखा तो मुझे लगा जैसे अचानक मैं इन दुखी लोगों को एकदम अलग नज़र से देखने लगा हूँ। जैसे किसी चमत्कार से मेरे दिल में सारा गुस्सा और नफरत गायब हो गई हो। मैं वार्ड में घूमने लगा, लोगों के चेहरे देखने लगा। वो सिरमुंडा हुआ किसान जिसके चेहरे पर अपराधी का निशान था, जो फटे गले से शराबी गाना गा रहा था, क्या पता वही मारे हो। मैं उसके दिल में तो झांक नहीं सकता। शाम को मुझे फिर एम मिला। बेचारा, उसके पास तो कोई मारे जैसी याद नहीं थी। उसके लिए इन लोगों की एक ही पहचान थी, मैं इन डाकुओं से नफरत करता हूँ। हाँ, पोलिश कैदियों को हमसे कहीं ज्यादा सहना पड़ता था। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।